नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट विद आशुतोष कुमार में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग अभी तक लगातार जो है यूपी टेट के प्रीवियस ईयर के हिंदी के क्वेश्चंस पर चर्चा करते आए हैं, उसी प्रकार हम लोग आज भी इस वीडियो में यूपी टेट के 2018 के पेपर के क्वेश्चंस को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे। जो है इसमें हम लोग जो है हिंदी के क्वेश्चंस को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे। प्रत्येक प्रश्न को जो है बिल्कुल डिटेल से व्याख्या करेंगे हम लोग, इसीलिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है। वीडियो को धैर्यपूर्वक जो है देखते रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, आपको सारे क्वेश्चंस आसानी से समझ में आ जाएंगे। इसीलिए वीडियो को धैर्य बनाकर देखते रहें। साथ ही साथ वीडियो के अंत में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। तो आइए चलते हैं आज के वीडियो की ओर। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। कवि और उनकी रचनाओं के जोड़े दिए गए हैं और कौन सा सही नहीं है ये बताना है हमें। ऑप्शन ए कह रहा है शिवराज भूषण की रचना है। ऑप्शन बी कह रहा है शब्द रसायन देव की रचना है। ऑप्शन सी कह रहा है परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। ऑप्शन डी कह रहा है उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। तो ये जो उद्धव शतक है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना नहीं है, तो यही जो है हमारा जोड़ा गलत हो जाएगा। उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना नहीं है। और ये अगर बात करें ये रचना उद्धव शतक है किसकी, तो यह है जगन्नाथ दास रत्नाकर की। किसकी? जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है ये। ठीक है, ये रचना जो है उद्धव शतक जो है ये रत्नाकर की रचना है। तो इसका ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। उद्धव शतक रत्नाकर की रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है। बाकी जो शिवराज भूषण है ये भूषण की रचना है, ये सही है। शब्द रसायन ये देव की रचना है, ये भी सही है। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। गीतिका अनामिका ये सारी जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं, तो ये भी जो है सही है। और उद्धव शतक जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की नहीं, ये किसकी है, तो ये है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की। तो इसका ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है सुमेलित नहीं है, सही नहीं है, तो ऑप्शन डी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक और उनकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत है। कौन सा युग्म गलत है, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में था कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, उसी प्रकार इसमें भी है कि कौन सा युग्म गलत है, गलत बताना है हमें। ऑप्शन ए कह रहा है वोल्गा से गंगा राहुल सांकृत्यायन की कृति है। ऑप्शन बी कह रहा है सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती की है। ऑप्शन सी कह रहा है आर्यों का आद्य देश जो है डॉक्टर संपूर्णानंद सिन्हा की है। ऑप्शन डी कह रहा है कि दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल जी की है। तो ये दर्शन दिग्दर्शन जो है ये रामचंद्र शुक्ल जी की नहीं है, तो ये किसकी है। बात करें दर्शन दिग्दर्शन जो है ये अगर रामचंद्र शुक्ल जी की नहीं है तो ये किसकी है, तो ये रचना जो है ये है राहुल सांकृत्यायन की। किसकी? राहुल सांकृत्यायन जी की ये रचना है दर्शन दिग्दर्शन। और ये जो रचना है दर्शन की विवेचना, दर्शन विवेचन से जो है संबंधित है, दर्शन विवेचन पर आधारित है। तो इसका ऑप्शन डी जो है ये युग्म गलत है, ये सुमेलित नहीं है। इसका क्या होगा, तो इसका होगा राहुल सांकृत्यायन। दर्शन दिग्दर्शन जो है ये राहुल सांकृत्यायन की है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध वाक्य बताना है हमें। अशुद्ध वाक्य का चयन करेंगे हम लोग। ऑप्शन ए कह रहा है कि वह ईमानदार परिश्रमी कर्मठ और मृदुभाषी है। इनमें जो है कामा ये सब देखना है हमें, विराम चिन्हों का प्रयोग देखना है। ऑप्शन बी कह रहा है उसके पास धन वैभव नौकर चाकर आदि सभी कुछ था। ऑप्शन सी कह रहा है हाँ मेरा यही विचार है। ऑप्शन डी कह रहा है आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए। तो इनमें से कौन सा जो है वाक्य अशुद्ध है ये बताना है हमें। तो इसका वाक्य जो सी वाला है वो अशुद्ध हो जाएगा। सी वाला अशुद्ध कैसे होगा, हाँ मेरा यही विचार है, बोलने में तो सही लग रहा है लेकिन अशुद्ध कैसे है ये हम लोग जान लेते हैं। तो ये जो वाक्य है इसमें विस्मय का बोध हो रहा है, हाँ मेरा विचार यही है, तो इसमें विस्मय का बोध हो रहा है, इसलिए जो है ये विस्मयादिबोधक जो है
किस कौन सा वाक्य होगा? विस्मयादिबोधक। और इसमें विस्मयादिबोधक का जो है चिन्ह क्या होता है? ये विस्मयादिबोधक का चिन्ह होता है और इसका जो है प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हाँ के बाद, हाँ जो लिखा है, हाँ मेरा यही विचार है, इसमें हाँ के बाद जो है वो विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। वो इस जो है ऑप्शन में प्रयोग नहीं हुआ है। वो हाँ के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह का जो प्रयोग है वो नहीं हुआ है, इसीलिए जो है ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? कौन सा शब्द जो है वो भिन्न अर्थ और प्रकृति वाला है, ये बताना है, जिसकी प्रकृति और अर्थ जो है भिन्न है। ऑप्शन ए कह रहा है चिरंतन, ऑप्शन बी कह रहा है शाश्वत, ऑप्शन सी कह रहा है सनातन, ऑप्शन डी कह रहा है अधुनातन। तो इसमें जो है सबसे अलग जो हो जाएगा वो हो जाएगा अधुनातन। क्या हो जाएगा? अधुनातन जो है सबसे अलग हो जाएगा। कैसे अलग हो जाएगा ये भी जान लेते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है आज तक का घटित हुआ समय। जितना भी आज तक जो है समय हुआ है, काल हुआ है, घटित हुआ काल जो है उसको अधुनातन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधुनातन। जितना आज तक जो है काल घटित हुआ है या समय जो है बीता है उसे जो है अधुनातन कहेंगे। अन्य तीन जो दिए हैं चिरंतन, शाश्वत और सनातन, इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो ये जो है लंबे समय से चले आ रहे काल से जो है संबंधित हैं। लंबे समय से चले आ रहे काल से ये तीनों संबंधित हैं, चिरंतन, शाश्वत और सनातन। चिरंतन होता क्या है? बहुत दिनों से चला आता रहने वाला, जो बहुत दिनों से मतलब बहुत टाइम से चला आ रहा है वो चिरंतन कहते हैं उसे। शाश्वत क्या होता है? शाश्वत का एक अर्थ सनातन भी होता है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। शाश्वत का एक अर्थ जो है सनातन होता है, अर्थात जो कभी ना बदले। ये भी एक अर्थ होता है शाश्वत का कि जो कभी ना बदले। और सनातन का अर्थ क्या होता है? तो सनातन का अर्थ होता है परंपरा के अनुसार चला आता हुआ, मतलब परंपरा के अनुसार जैसे का तैसे चला आता हुआ, ये सनातन का अर्थ हो जाएगा। तो ये जो है इससे जो अधुनातन है इन तीनों से भिन्न है। अधुनातन का अर्थ होता है आज तक जितना भी समय हुआ है वो घटना जो हुई है वो अधुनातन जो है कहा जाएगा। और जो ये चिरंतन, शाश्वत और सनातन है ये लंबे समय से चले आ रहे कालखंड को जो है प्रदर्शित करते हैं। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द क्या है? अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है प्राचीन, ऑप्शन बी कह रहा है अद्यतन, ऑप्शन सी कह रहा है अधुनातन, ऑप्शन डी कह रहा है सनातन। तो अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होता है? अर्वाचीन शब्द का अर्थ होता है विलोम होता है प्राचीन। अगर बात करें अर्वाचीन का अर्थ क्या होता है, अर्वाचीन का मतलब क्या होता है, तो अर्वाचीन का मतलब होता है नवीन या नया, नवीन या नया, ठीक है, नवीन या नया। और प्राचीन का मतलब क्या होता है? तो प्राचीन का मतलब होता है पुराना। तो नवीन का जो है वो प्राचीन या पुराना हो जाएगा विलोम। तो अर्वाचीन का प्राचीन, ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। अब बात करें अद्यतन। अद्यतन किसे कहते हैं? तो अद्यतन जो आज का जो समय है, जितना भी आज जो है काम हुआ है वो अद्यतन का, जितना भी समय आज का है वो अद्यतन कहा जाएगा। बात कर लेते हैं अधुनातन, अधुनातक। हालांकि हम लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन में जो है अधुनातन पर चर्चा की, तो यहाँ भी देख लेते हैं अधुनातन में होता क्या है। अधुनातन में होता है कि आज तक का जितना भी समय घटित हुआ है वो अधुनातन के अंतर्गत आता है। सनातन दिया है, सनातन परंपरा के अनुसार चला आता हुआ जो समय होता है वो सनातन कहलाता है। परंपरा के अनुसार चला आता हुआ सनातन कहलाता है। तो इसका ऑप्शन जो है अर्वाचीन का विलोम शब्द हो जाएगा प्राचीन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द बताना है। इसमें कौन सा शब्द जो है वो अशुद्ध है? ऑप्शन ए कह रहा है विरहणी, ऑप्शन बी कह रहा है ग्रहिणी, ऑप्शन सी कह रहा है विभीषण, ऑप्शन डी कह रहा है जगत गुरु। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो जो है वो अशुद्ध है। ऑप्शन ए जो है विरहणी वो अशुद्ध है। विरहणी नहीं विरहिणी होता है। क्या होता है? विरहिणी, विरहिणी ये जो है शुद्ध होता है। हाँ में जो है छोटी की पाई लगती है। विरहिणी जो है ये सही होता है। अगर इसकी बात करें तो विरहिणी का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है प्रिय या पति से बिछड़ी हुई नायिका जो है विरहिणी। विरहिणी कहते हैं बिछड़ाव को, मतलब वियोग के अर्थ में जो है विरहिणी कहा जाएगा। जो पति या अपने प्रेमी से बिछड़ गई हो तो वो उसको विरहिणी कहेंगे। अगर बात करें ऑप्शन बी में दिया है गृहिणी की, तो गृहिणी कहते हैं पत्नी या भार्या को। किसको कहते हैं?
पत्नी या भार्या को, भार्या जो है पत्नी का पर्यायवाची है, या जो है घर की मालकिन भी होता है। गृहिणी का मतलब पत्नी, भार्या या घर की मालकिन भी होता है। विभीषण की बात करें तो विभीषण क्या होता है? विभीषण, विभीषण अत्यंत भीषण, वि मतलब बहुत ज़्यादा, भीषण मतलब भीषण, विभीषण अत्यंत जो है भीषण, अत्यंत डरावना कह सकते हैं। एक अर्थ विभीषण का जो है देशद्रोही का भी जो है लिया जाता है, देशद्रोही से भी जो है विभीषण का एक अर्थ ले लिया जाता है, क्या? देशद्रोही, देशद्रोही, ठीक है, ये भी इसका हो जाता है विभीषण का देशद्रोही। जगत गुरु क्या होता है? जगत गुरु, जगत माने संसार होता है, जगत संसार, जगत गुरु संसार का गुरु जो है, जगत गुरु क्या हो जाएगा? संसार का गुरु, जगत गुरु, ठीक है। तो इसमें जो है हमने चारों ऑप्शन को विस्तार पूर्वक जो है व्याख्या की इसकी। तो इसमें कौन सा जो है अशुद्ध हो जाएगा? तो ये अशुद्ध है, विरहिणी, विरहिणी होता है, विरहिणी नहीं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म गलत है? गलत शब्द युग्म का चयन करना है, कौन सा गलत है? ऑप्शन ए कह रहा है लुटिया डूबना का अर्थ होता है सारा काम चौपट करना। ऑप्शन बी कह रहा है सब्ज बाग दिखलाना, इसका अर्थ होता है हरा भरा करना। ऑप्शन सी कह रहा है मुट्ठी गर्म करना मतलब रिश्वत देना। ऑप्शन डी कह रहा है माई का लाल मतलब साहसी व्यक्ति। तो इसका कौन सा जो है गलत युग्म है ये बताना है। तो इसका गलत जो है वो ऑप्शन बी वाला है, सब्ज बाग दिखलाना। गलत है तो सही क्या है? तो सही है, इसका अर्थ, सही अर्थ जो है वो होता है लालच देकर बहकाना। क्या होता है? लालच देकर बहकाना, लालच देकर बहकाना जो है ये बहकाना सही होता है। जो सब्ज बाग दिखलाना का सही अर्थ होता है वो होता है लालच देकर बहकाना, ये इसका सही होता है। बाकी ये जो तीनों हैं ये सही हैं, यही जो है गलत है। तो इसका ऑप्शन जी बी जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला शब्द है, इसमें कौन सा समास है ये बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है तत्पुरुष, ऑप्शन बी कह रहा है द्वंद्व, ऑप्शन सी कह रहा है बहुब्रीहि, ऑप्शन डी कह रहा है द्विगु। तो गौशाला जो है इसका अगर विग्रह करें, समास है तो इसका विग्रह करें तो निकलता है गायों के लिए शाला या गायों के लिए स्थान। गौशाला को कहा जाता है गायों का स्थान या गायों के लिए शाला। के लिए निकल रहा है, के लिए जो है ये क्या है? कारक चिन्ह है। कारक चिन्ह का प्रयोग किस में होता है? तो ये होता है तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, कारक चिन्ह का लोप होता है। तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। गौशाला जो है ये तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। और इसमें से कौन सा तत्पुरुष है? तो के लिए किस में आता है? के लिए आता है संप्रदान तत्पुरुष में। किसमें? संप्रदान तत्पुरुष में जो है, संप्रदान तत्पुरुष में के लिए आता है। तो ये संप्रदान तत्पुरुष का जो है उदाहरण है। अब बात आई है यहाँ पर तत्पुरुष की, तो तत्पुरुष समास की भी चर्चा कर लेते हैं। तत्पुरुष समास कैसे कहते हैं? तो तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास उस समास को कहते हैं जिसका पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है। जिस समास का उत्तर पद जो है, बाद वाला पद वो प्रधान होता है और जो पहले वाला पद है वो अव्यय या गौण होता है, ठीक है। तो ये होता है तत्पुरुष समास। और इसमें विभक्ति जो है, विभक्ति चिन्हों, अभी हमने पहले बताया कि के लिए जो है विभक्ति चिन्ह है, कारक चिन्ह है, तो विभक्ति चिन्हों का लोप भी होता है। इनमें जो है तत्पुरुष समास में विभक्ति चिन्हों का लोप भी होता है। ऑप्शन बी में दिया है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की भी चर्चा कर लेते हैं। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? तो जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व का मतलब दोनों, द्वंद्व, द्वंद्व दोनों, द्वंद्व दोनों, दो जिस जो है समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पदों के बीच और का लोप होता है। और शब्द, द्वंद्व समास में और शब्द का लोप होता है। दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पदों के बीच और शब्द का लोप होता है, तो वहाँ पर होता है द्वंद्व समास। जैसे चराचर, चर और अचर, चराचर में चर और अचर, और का लोप हो रहा है तो यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। अब बात करेंगे बहुब्रीहि समास दिया है, तो बहुब्रीहि समास की भी चर्चा कर लेते हैं। बहुब्रीहि समास कैसे कहते हैं? जिस समास में पहले या बाद का कोई पद, मतलब ना पूर्व पद और ना ही उत्तर पद प्रधान होते हैं, मतलब दोनों पद ही प्रधान नहीं होते हैं बल्कि एक अन्य पद प्रधान होता है। इनसे जो है एक अन्य पद की जो है अन्य पद निकलता है इनसे, और वो जो है अन्य तीसरा पद जो है वो प्रधान होता है। तो ये बहुब्रीहि समास होता है। जैसे दशानन,
10 हैं आनन जिसके, और 10 आनन किसके थे, तो ये थे 10 आनन रावण के। और रावण जो है ये तीसरा पद निकल के आ रहा है, रावण जो है यहाँ पर तीसरा पद निकल के आ रहा है। तो रावण जो है तीसरा पद है और जो है प्रधान भी है, तो ये बहुब्रीहि समास का जो है एग्जाम्पल हो जाएगा। दशानन जो है बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। अब द्विगु समास दिया है तो द्विगु समास भी देख लेते हैं। द्विगु समास किसे कहते हैं? जिस सामासिक पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो। जिस सामासिक पद का पूर्व पद मतलब पहले वाला पद जो है वो संख्यावाचक विशेषण हो, उसे जो है द्विगु समास कहते हैं। तथा इसमें समूह का बोध होता है। द्विगु समास जो है इसमें समूह का भी बोध होता है। काहे का? समूह का बोध होता है। जैसे तिराहा एग्जाम्पल है इसका, तिराहा 3 राहों का समूह, चौराहा 4 राहों का समूह। तो यहाँ पर समूह का बोध हो रहा है, तो ये हो जाएगा द्विगु समास। द्विगु समास में जो है पूर्व पद संख्यावाची होता है और चौराहे में चौ जो है 4 निकल रहा है, 4 राहों का समूह, और समूह का जो है समूह का भी बोध होता है, तो ये हो गया द्विगु समास। तो गौशाला में हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। गायों के लिए शाला या गायों के लिए घर, गायों के लिए रहने का स्थान, तो गौशाला में तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति, देशभक्ति मतलब ये भी निकल रहा है के लिए, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, के लिए कारक चिन्ह है, तो ये हो जाएगा समास तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में जो है कारक चिन्ह का लोप होता है और ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। अब पीछे तो हमने द्वंद्व समास की चर्चा की कर ली कि जिसमें जो है दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास होता है, और जो है इसमें और का भी लोप होता है। द्विगु समास की भी चर्चा कर ली कि जिस समासिक पद का पूर्व पद संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं, और द्विगु समास में जो है समूह का भी बोध होता है, ये जान लिया हमने। अब यहाँ पे आ रहा है कर्मधारय समास आ रहा है, तो कर्मधारय समास किसे कहते हैं ये भी जान लेते हैं यहाँ पर। तो कर्मधारय समास होता है जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, मतलब बाद वाला जो दूसरा पद है वो प्रधान हो, और पूर्व पद जो पहले वाला पद हो उसका उत्तर पद में विशेषण, विशेष अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो। पूर्व पद का जो है उत्तर पद में उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद का उत्तर पद में विशेषण, विशेष अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो। जैसे नीलकंठ, नीलाकंठ, नीलकंठ में नीलाकंठ अगर करेंगे तो ये होगा कर्मधारय का। नीलाकंठ अगर करेंगे, नीलकंठ का नीलाकंठ अगर करेंगे तो ये कर्मधारय का एग्जाम्पल है। अगर नीलकंठ का नीला है जिसका कंठ, नीला है कंठ जिसका, अगर ये विग्रह कर देंगे तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास का। किसका हो जाएगा? नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, शिव निकल के आ रहा है वहाँ पर जो है तीसरा पद निकल के आ रहा है अर्थात करके, तो वो हो जाएगा बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल। लेकिन अगर नीलाकंठ करें, नीलकंठ का मतलब नीलाकंठ, तो ये कर्मधारय समास का जो है एग्जाम्पल हो जाएगा। तो देशभक्ति में देश के लिए भक्ति, संप्रदान तत्पुरुष, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है प्राक, ऑप्शन बी कह रहा है प्राग, ऑप्शन सी कह रहा है प्रा, ऑप्शन डी कह रहा है प्रागैति, प्रागैति। तो इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है? तो इसमें उपसर्ग जो है वो लगा है प्राक। प्राक उपसर्ग से जो है प्रागैतिहासिक बनता है। प्राक धन ऐतिहासिक, क्या बनता है? प्राक धन ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ये आगे बनता है प्राक धन ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक। और अगर बात करें प्राक धन ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक कैसे बन रहा है, तो ये बन रहा है व्यंजन संधि से। किस संधि से? व्यंजन संधि के द्वारा। अब बात आई है व्यंजन संधि की, तो व्यंजन संधि के बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। तो व्यंजन संधि क्या होती है? जब व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन का मेल होता है, जब व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन का मेल होता है तो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। जब जो है व्यंजन से स्वर अथवा स्वर मिले या व्यंजन मिले तो वहाँ पर व्यंजन का जो है व्यंजन संधि होती है। इसकी दूसरी परिभाषा भी होती है। दूसरी परिभाषा क्या होती है कि यदि का, चा, टा, ता, पा, मतलब का जितने भी वर्ग हैं उनका पहला अक्षर का, चा, टा, ता, पा,
ये जो है अपने वर्ग के पहले अक्षर हैं, तो पहले वर्ण। तो यदि का, चा, टा, ता, पा के बाद किसी वर्ग का, इन पांचों वर्ग में से किसी भी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ, कौन सा, तीसरा या चौथा, तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए, अथवा यारा लावा आए, या कोई स्वर आए, किसके बाद, का, चा, टा, ता, पा के बाद जो है किसी भी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए, अथवा यारा लावा आए, या कोई स्वर आए, कोई भी स्वर आए, तो इन सभी के स्थान पे जो का, चा, टा, ता, पा हैं, इन सभी के स्थान पे का, चा, टा, ता, पा, इन सभी के स्थान पे जो है क्या हो जाएगा, अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हो रहा है प्राक धन ऐतिहासिक, जो है प्राग ऐतिहासिक हो रहा है, प्राक धन ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक हो रहा है, तो का जो है वो गा में बदल रहा है। किस में बदल रहा है, का जो है वो गा में बदल जा रहा है। ये का, खा, गा, ये अपने वर्ग का वर्ग का तीसरा वर्ण है, और का बदल रहा है गा में, तो ये हो जाएगा प्राग ऐतिहासिक। तो ये हो गई हमारी व्यंजन संधि। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तुलसीदास किसकी रचना है। तुलसीदास जो है ये किसकी रचना है ये बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है मुक्तिबोध, ऑप्शन बी कह रहा है अज्ञेय, ऑप्शन सी कह रहा है हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन डी कह रहा है निराला। तो जो तुलसीदास है ये रचना है निराला की। निराला का पूरा नाम क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है तुलसीदास, कविता है ये इनकी, और ये जो है 1938 में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी, जो तुलसीदास है ये 1938 में और निराला जी के द्वारा लिखी गई थी। बात करें निराला की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ये थे छायावादी युग के कवि। किसके, छायावादी युग के, छायावादी युग है इसके कवि थे निराला जी, छायावादी युग के। ठीक है, अब इसमें बात आई है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की जो है कविता कौन हो जाएगी, तो मुक्तिबोध की कविता है अंधेरे में, जो इनकी फेमस, बहुत ही फेमस जो है कविता है अंधेरे में। अंधेरे में जो है इनकी फेमस कविता है। अब बात करें अज्ञेय की, तो अज्ञेय की कौन सी, अज्ञेय की सांप जो है मुक्तक काव्य में लिखी गई जो कविता है ये इनकी प्रसिद्ध कविता है सांप। ठीक है, सांप ये मुक्तक काव्य में लिखी गई है। किसमें, मुक्तक काव्य में लिखी गई है अज्ञेय की सांप। हरिवंश राय बच्चन की बात करें तो इनकी मधुशाला, दो चट्टानें, मधुशाला हो गई, दो चट्टानें भी इनकी एक कविता है। और दो चट्टान के लिए, दो चट्टानें जो है इस कविता के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार को, किसको, हरिवंश राय बच्चन को जो है दो चट्टानें जो कविता है इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। किससे, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसके लिए, दो चट्टानें के लिए। दो चट्टानें इनकी एक कविता है और इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो तुलसीदास जो कविता है वो किसकी हो जाएगी, निराला की। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है। बहिष्कार का संधि विच्छेद बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है वही धन सकार, ऑप्शन बी कह रहा है वहिष धन अकार, ऑप्शन सी कह रहा है बही धनकार, ऑप्शन डी कह रहा है बहिर धनकार। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, वही धनकार, बहिष्कार। इसमें जो है विसर्ग का सा में बदल रहा है, विसर्ग का सा में बदल रहा है, और ये चेंज किस में हो रहा है, विसर्ग में परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो कौन सी संधि होगी, यहाँ पर हो जाएगी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, क्योंकि विसर्ग में परिवर्तन हो रहा है। विसर्ग में जब परिवर्तन हो, स्वर या व्यंजन से जब विसर्ग में परिवर्तन हो तो वहाँ पे विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, अब बात करें विसर्ग संधि की, तो विसर्ग से पहले यह विसर्ग है, जिस शब्द में विसर्ग लगी है, जिस अक्षर में विसर्ग लगी है, उससे पहले अगर ई ऊ आए, क्या है, विसर्ग से पहले ई आए या ऊ आए। ठीक है, विसर्ग से पहले अगर ई ऊ आए तथा बाद में का खा टा ठा पा फा में से कोई भी वर्ण आए। कौन सा, का खा टा ठा पा फा, का खाए, काय आए या खाए या टाए ठाए पाए या फाए, इन सभी में से कोई भी वर्ण आता है अगर विसर्ग के बाद तो जो है इनका सा में बदल जाता है। इन सभी वर्णों में से कोई भी वर्ण आए तो विसर्ग जो है उसका सा में, विसर्ग जो है उसका सा में बदल जाता है, सा में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पे आया है
बहिष्कार, बही धनकार, बही में हा में ई की जो है मात्रा आ रही है, हा में ई की मात्रा आ रही है और ई के बाद का भी आ रहा है। मैंने बताया का, खा, टाठा, पाफा में से कोई भी वर्ण है तो का भी आ रहा है। ई और का जो है मिलके ये जो है विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। तो ये हो जाएगा का सा, बहिष्कार, का अगर आ रहा है तो सा हो जाएगा। ये का नहीं, ये विसर्ग का जो है परिवर्तन हो रहा है, विसर्ग सा में बदल रहा है। तो इसका जो है ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैदेही वनवास किसकी रचना है। वैदेही वनवास जो है वो किसकी रचना है। ऑप्शन ए कह रहा है हरिओद, ऑप्शन बी कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी कह रहा है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी कह रहा है श्रीधर पाठक। तो वैदेही वनवास जो है ये रचना है हरिओद की। और हरिओद का पूरा नाम की बात करें अगर तो इनका पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अगर बात करें वैदेही वनवास की तो वैदेही वनवास एक प्रबंध काव्य है। कौन सा प्रबंध काव्य है, ये एक प्रबंध काव्य है। और इसकी जो रचना है वो की गई थी 1941 में। जो वैदेही वनवास है इसकी रचना 1941 में की गई थी। कब की गई थी, 1941 में। और किसके द्वारा, हरिओद के द्वारा। किसके द्वारा, हरिओद के। अब बात करें अगर दिनकर की, रामधारी सिंह दिनकर की, तो इनकी कविता कौन सी है, तो इनकी जो है वो रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, ये इनकी रचनाएं हैं। मैथिली शरण गुप्त की अगर बात करें तो साकेत इनकी बहुत ही फेमस रचना है। किसकी, मैथिली शरण गुप्त की। यशोधरा है एक जो है। श्रीधर पाठक की अगर बात करें तो भारत गीत श्रीधर पाठक की रचना है। कश्मीर सुषमा ये भी जो है श्रीधर पाठक की रचना है। और भी जो है अन्य है। तो इसका जो है वैदेही वनवास किसकी रचना हो जाएगी, तो ये हो जाएगी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करिए। पुल्लिंग शब्द कौन है, पुल्लिंग शब्द बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है पहिया, ऑप्शन बी कह रहा है लिखावट, ऑप्शन सी कह रहा है पखावज। यहाँ पे पखावज है, पखावट नहीं, पखावज, ठीक है, पखावज। ऑप्शन डी कह रहा है मझधार। तो इसमें से कौन सा जो है पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द बताना है कौन सा है। तो इसमें से पुल्लिंग शब्द हो जाएगा पहिया। अगर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान करनी हो तो कैसे पहचानेंगे हम लोग, होता है होती है से। अगर होता है निकल रहा है तो वो पुल्लिंग हो जाएगा, अगर होती है निकल रहा है तो वो हो जाएगा स्त्रीलिंग। तो पखावज होती है, पखावज होती है, एक प्रकार का बाजा होता है, मतलब एक प्रकार का जो है पखावज बजाने वाली चीज़ जो है होती है। पखावज एक प्रकार की बजाने वाली चीज़ होती है जिसे बजाया जाता है, जैसे गुनगुना बजाया जाता है, उसी प्रकार जो है पखावज भी जो है एक चीज़ है जिसे बजाया जाता है। लिखावट होती है, जो हम लोग लिखते हैं वो लिखावट होती है, लिखावट होती है। मझधार होती है, मझधार मतलब मझधार बीच में, मझधार का मतलब होता है बीच में या नदी के बीच की धार भी मझधार। जैसे कहने दिया कि हम बीच मझधार में फंसे हुए हैं, तो मझधार का मतलब होता है बीच में या नदी की बीच की धार को मझधार कहते हैं। और ये मझधार होती है, बीच मझधार होती है, ठीक है। लिखावट होती है, पखावज होती है, मझधार होती है। पहिया होता है, तो पहिया जो है पुल्लिंग हो जाएगा। पहिया होता है ना कि होती है, तो पहिया जो है पुल्लिंग हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में जो है संयुक्त व्यंजन कौन सा है। संयुक्त व्यंजन कौन सा है, ये तो सभी लोग पहचान लेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग जो है इसकी व्याख्या डिटेल से करेंगे। जो है संयुक्त व्यंजन कैसे है ये जानेंगे, संयुक्त व्यंजन कहते किसे हैं ये भी जानेंगे। इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है ये बताना है। तो ये भी संयुक्त व्यंजन है, छा, त्रा भी है, ज्ञा भी है, ये तीनों संयुक्त व्यंजन हैं। तो एक बचा ये जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अब बात आई है संयुक्त व्यंजन की, तो इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। संयुक्त व्यंजन कहते किसे हैं, ऐसे व्यंजन या ऐसे वर्ण, ऐसे व्यंजन जो दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बने होते हैं। ऐसे व्यंजन जो दो व्यंजनों या दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं उन्हें जो है संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब अगर बात आई है ये कैसे बने हैं, तो दो वर्णों से मिलकर बने हैं। तो छा जो है वो कैसे बना है, तो ये बना है का प्लस सा से मिलकर। और इसमें जो पहला वर्ण होता है जैसे का प्लस सा, तो का जो है ये होता है आधा, मतलब ये जो है हलंत वाला का होता है। और हल जिसमें हलंत लगी हुई होती है, जिस वर्ण में भी हलंत लगी होगी वो वर्ण आधा होगा, मतलब स्वरहीन होगा, स्वर रहित होगा, उसमें स्वर नहीं होगा। बाकी जितने भी स्वर होते हैं, उनमें जितने भी व्यंजन होते हैं उनमें स्वर होता है।
और जो वाकई एग्जैक्ट जो व्यंजन होते हैं वो स्वर रहित होते हैं, मतलब उनमें हलंत लगी होती है। ठीक है, त्रा हो जाएगा, त्रा का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ता आधी ता प्लस रा, ये त्रा हो जाएगा। ज्ञा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आधी जा प्लस यहाँ, यहाँ जो है चाछा जा यहाँ वाला, जो जा आधी जा प्लस यहाँ जो है ये हो जाएगा ज्ञा। ठीक है, या जो है ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। और एक होता है स्रा, स्रा जो है ये संयुक्त व्यंजन होता है, स्रा ये होता है स्रा, सा प्लस रा, ये संयुक्त व्यंजन होता है। ठीक है, तो ये हमने संयुक्त व्यंजन की भी चर्चा कर ली, यहाँ पे कैसे बनते हैं ये भी जान लिया। तो इसका संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं होगा, ये हो जाएगा या संयुक्त व्यंजन नहीं होगा, इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मृत्युंजय में कौन सा समास है, मृत्युंजय में समास बताना है, कौन सा समास है मृत्युंजय में। ऑप्शन ए कह रहा है द्विग समास, ऑप्शन बी कह रहा है कर्मधारय समास, ऑप्शन सी कह रहा है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी कह रहा है द्वंद्व समास। तो मृत्युंजय में है कौन सा, बहुब्रीहि समास है। कैसे बहुब्रीहि समास है, अगर इसका हम लोग विग्रह करें तो ये हो जाएगा मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला, अर्थात शिव, अर्थात करके इसमें जो है वो निकल रहा है, अर्थात करके जो है वो तीसरा वो निकल रहा है, तीसरा जो है प्रधान पद निकल रहा है शिव, जो क्या हो जाएगा इसका विग्रह, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला अर्थात शिव, मृत्युंजय मृत्यु पर जय या विजय प्राप्त करने वाला, तो ये हो जाएगा शिव, बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अलंकार में जो है किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है ये बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है अल, ऑप्शन बी कह रहा है अल, ऑप्शन ए में हलंत लगा है, ऑप्शन बी में हलंत नहीं लगा है, ऑप्शन सी में कह रहा है कि अलन, ऑप्शन डी कह रहा है अलम। तो अलंकार बनता है अलम धन कार से, कैसे, अलम माँ में हलंत लगेगी, अलन प्लस कार, अलम धन कार, ये बनता है अलंकार। ठीक है, तो इसमें अलम जो है ये इसका उपसर्ग हो जाएगा। अब बात करें उपसर्ग किसे कहते हैं, तो उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के, वे उपसर्ग वे होते हैं जो किसी भी शब्द के आगे लगकर उसका जो है अर्थ बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें अलम जो है ये उपसर्ग हो जाएगा। अब अगर बात आई है ये अलंकार कैसे बना है, अलम प्लस कार से बना है, अलम प्लस कार से। अगर बात करें यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी, संधि की अगर बात करें तो कौन सी संधि होगी यहाँ पे, व्यंजन संधि। व्यंजन, जब व्यंजन में जो है व्यंजन संधि पढ़ी की थी हम लोगों ने, पीछे पढ़ी थी पीछे वाले क्वेश्चन में, तो व्यंजन संधि क्या थी, जब व्यंजन से स्वर या व्यंजन का मेल होता है, तो व्यंजन से स्वर या व्यंजन का मेल हो रहा है, तो यहाँ पर माँ भी व्यंजन है और का भी व्यंजन है, तो व्यंजन से व्यंजन का मेल हो रहा है तो व्यंजन संधि हो जाएगी। जब व्यंजन से स्वर या व्यंजन का मेल होता है तो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। अब अलमकार जो है, अलम माँ का जो है ये अनुस्वार में कैसे बदल रहा है, अंग की बिंदी में कैसे आ रहा है, तो ये व्यंजन संधि के जितने भी नियम हैं, 4-5-6 नियम हैं, उनमें से नियम नंबर 5 कहता है कि माँ के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है, वर्ग है हमारे 5 वर्ग हैं, का, चा, टा, ता, पा, ये जो है वर्गीय व्यंजन है, इनका पहला वर्ण है का, चा, टा, ता, पा। तो जितने भी वर्ग हैं, माँ के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है, अनुस्वार उसी वर्ग का नासिक अथवा अनुस्वार हो जाता है, अनुस्वार जो है उसी वर्ग का नासिक अथवा जो है क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। तो का बदल रहा है, का जो है बदल रहा है, का जो है वो बदल रहा है अंग में, किसमें, का खा गा गा अंगा होता है, अंग में बदल रहा है। अलंकार, अलंकार जो है माँ का बदल रहा है, माँ जो है वो बदल जाएगा किसमें, वो बदल जाएगा अंग में, बिंदी में बदल जाएगा, का खा गा गा अंगा होता है तो अंग में जो है माँ बदल जाएगा। तो ये हो गया हमारा अलंकार। व्यंजन संधि जो है ये नियम नंबर 5 के अंतर्गत आता है, माँ का जो है वो बदल जाता है किसमें, नासिक या अनुस्वार में बदल जाता है। यदि और बदलेगा कैसे, उसी वर्ग का नासिक होना चाहिए, उसी वर्ग का, जैसे का आ रहा है यहाँ पे, अलम प्लस कार, का आ रहा है, कार में का आ रहा है, तो का वर्ग का ही जो है अंतिम अक्षर जो नासिक है, अंग है, उस वही जो है इसमें लग जाएगा तो अलंकार हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यह पुस्तक किसकी है में रेखांकित पद का परिचय जो है दीजिए। रेखांकित पद जो है इसमें यह है, क्या है, यह जो है रेखांकित है इसमें।
यह पुस्तक किसकी है में रेखांकित पद है यह और इसका परिचय देना है हमें। ऑप्शन ए कह रहा है सार्वनामिक विशेषण एक वचन स्त्रीलिंग। ऑप्शन बी कह रहा है सर्वनाम एक वचन स्त्रीलिंग। ऑप्शन सी कह रहा है गुणवाचक विशेषण एक वचन। ऑप्शन डी कह रहा है संबोधन अवयव। तो इसमें हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण, जो यह है वो हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण और ये एक वचन है। एक पुस्तक के लिए कहा जा रहा है यह पुस्तक किसकी है, एक वचन है और किसकी है मतलब स्त्रीलिंग की जो है यहाँ पर स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है। तो ये हो जाएगा सार्वनामक विशेषण एक वचन और स्त्रीलिंग। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए सही है। और यहाँ पे जो पुस्तक की बात आई है ये पुस्तक जो है ये विशेष्य है। क्या है? विशेष्य। विशेषण और विशेष होते हैं तो ये है विशेष्य। अब बात आई है विशेष्य की, तो विशेष्य क्या होता है? विशेष्य वो होता है जो विशेषण जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम की जो है विशेषता बताता है। क्या बताता है? विशेषण जो है वो जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। तो पुस्तक संज्ञा है तो और ये जो है इसकी जो यह है विशेषता बता रहा है पुस्तक की, तो ये पुस्तक जो है वो हो जाएगा विशेष्य। ठीक है, पुस्तक विशेष्य हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्लेषण शब्द का विलोम है। विश्लेषण शब्द का विलोम बताना है। तो विश्लेषण शब्द का विलोम क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है विवेचन। ऑप्शन बी कह रहा है संश्लेषण। ऑप्शन सी कह रहा है व्याख्या। ऑप्शन डी कह रहा है विभाजित। तो इसका विश्लेषण का जो होता है वो विलोम होता है संश्लेषण। क्या होता है? और विश्लेषण का अगर अर्थ की बात करें तो विश्लेषण का अर्थ होता है अलग होना। विश्लेषण का अर्थ होता है अलग करना या अलग होना। अलग करना या अलग होना, अलग करना इसका अर्थ होता है। और संश्लेषण का अर्थ क्या होता है? संश्लेषण का अर्थ होता है जोड़ना। जोड़ना या एक करना। ठीक है, जोड़ना या एक करना जो है ये हो जाएगा संश्लेषण का अर्थ। अब बात करें विवेचन क्या होता है। विवेचन का क्या अर्थ होता है? तो विवेचन का अर्थ होता है तर्क वितर्क। विवेचन जो है इसका अर्थ होता है तर्क वितर्क। तर्क वितर्क करना। ठीक है, ये हो जाएगा विवेचन का। व्याख्या क्या होता है? व्याख्या मतलब किसी चीज़ का विस्तार पूर्वक करना, विवरण देना। तो ये हो जाएगा विवरण। इसका क्या हो जाएगा? विवरण। विवरण। व्याख्या का अर्थ होता है विवरण। और विभाजित मतलब बांटना या अलग अलग करना। किसी चीज़ को विभाजित करना, विभाजित कर दो, बांट दो। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बांटना। तो ये हो जाएगा विश्लेषण का क्या हो जाएगा? संश्लेषण। विश्लेषण का विलोम संश्लेषण। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है। जिनका उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं? उन्हें कहा जाता है दंत। क्या कहा जाता है? दंत। तो इसका ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। दंत जो है दांतों पर जीभ लगने से इसका उच्चारण होता है। जितने भी दंत वर्ण होते हैं उनका उच्चारण जो है दांतों पर जीभ लगने से होता है। बात करें कंठ की अगर, तो कंठ का उच्चारण कैसे होता है? तो जीभ का पिछला हिस्सा, कंठ के उच्चारण में जीभ का जो पिछला हिस्सा होता है ऊपर उठकर गले के अगले भाग को स्पर्श करता है। फिर एक बार सुन लेते हैं, कंठ में क्या होता है? कंठ वाले जितने भी वर्ण होते हैं उनमें होता है कि जीभ का पिछला हिस्सा, जो जीभ है हमारी उनका पिछला हिस्सा ऊपर उठकर, मतलब ऊपर उठकर गले के अगले भाग को स्पर्श करता है। गला का जो हमारा गला है उसके अगले भाग को स्पर्श करने की कोशिश करता है या स्पर्श करता है। किसका? जीभ का पिछला हिस्सा। तो ये हो गया हमारा कंठ। अब बात आई मूर्धन्य की। मूर्धन्य में क्या होता है? तो मूर्धन्य में होता है जिह्वा मुख के भीतर की छत का अगला भाग। मुख के भीतर जो छत है, ताल जिसे ऊपर जो मूर्धा जिसे कहेंगे हम लोग, जो भीतर की छत है, मुंह के भीतर की छत है, वो जिह्वा जो है उसको स्पर्श करती है, उसके अगले भाग को स्पर्श करती है। जिह्वा जो है मुंह के भीतर की जो छत है उसके अगले भाग को स्पर्श करती है। मूर्धन्य में जो है जो जिह्वा है वो मुंह के भीतर की छत के अगले भाग को स्पर्श करती है। अनुनासिक में क्या होता है? अनुनासिक किसे कहते हैं? तो अनुनासिक वे होते हैं जिनका उच्चारण करने पर वायु जो है मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है। बहुत ये जो है अपवाद होते हैं जैसे अनुनासिक। और हाँ, बात करें अनुनासिक जो है सभी वर्ण अनुनासिक हो सकते हैं। सभी जितने भी वर्ण हैं वो सभी अनुनासिक हो सकते हैं। अनुनासिक में होता क्या है? इनका उच्चारण करने पर वायु जो है मुख के साथ साथ नाक से भी बाहर निकलती है। कहाँ से? मुख के साथ तो निकलती, मुख में तो मुख से तो निकलती ही है, साथ ही साथ नाक से भी जो है वायु बाहर निकलती है। तो ये हो गया हमारा
दांतों जीभ जो है वो दांतों का स्पर्श करेगी तो ये हो जाएगा दंत। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने यूपी टेट के 2011 से लगाकर 2018 तक के हिंदी के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ हमने उन वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।